सभी का धन्यवाद। मैं अब संजीव भैया से निवेदन करूंगा कि अपनी धन्यवाद लालू जी। सम्मानित पत्रकार, छायाकार, साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सम्मानित साथी, आज हम सबके बीच में राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष और एक प्रखर प्रवक्ता हम सबके बीच में श्री अलका लांबा जी हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वाराणसी के लोकप्रिय नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी है श्री अजय राय जी हैं। उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री पहला जी हैं और सारे हमारे जो सम्मानित पदाधिकारी हैं यहाँ पे अनिल श्रीवास्तव जी हैं, जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल जी हैं, महिला अध्यक्ष राधा जी हैं। हम सबके बीच में आज जो देश की सरकार, मोदी सरकार ने अगर एक शब्द में कहा जाए तो झूठ का जो कुनबा बसा रखा है, उस झूठ को तार तार करने के लिए आज पूरे देश में 57 महानगरों में कांग्रेस एक साथ 12 बजे प्रेस वार्ता कर रही है। और ये प्रेस वार्ता इसलिए आप सब, क्योंकि हिंदुस्तान के आप चौथे मजबूत पिलर हैं इस लोकतंत्र में, और वो आवाज आपके माध्यम से जानी चाहिए कि लगातार कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के ऊपर जो छवि पे लगातार हमला किया जा रहा है, उसको लेकर के जो अभी कुछ दिन पहले एक मनगढ़ंत घटना और झूठी आरोप नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, ये सबके आप सबके बीच में आई है, तो उस पर विस्तृत रूप से चर्चा मैं चाहूंगा कि अलका जी आप सबके बीच में रखूंगी। एक अनुरोध और निवेदन आप सबसे है कि पहले पूरी बात अलका जी कर लेंगी, फिर एक एक सवाल हम सब जानते हैं बनारस के साथ में ट्रैफिक से आप करेंगे, बिल्कुल आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज सोमवार का दिन है, काशी की पवित्र धरती पर हूँ। भगवान शिव और माँ गंगा को प्रणाम करते हुए अपनी बात को रखूंगी। हमारे बीच में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी का, जिन्होंने आज एक खास प्रेस वार्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कहने पर आयोजित की। उसमें वो उपस्थित भी हुए हैं। अजय राय जी की सच्चाई ये है कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में अजय राय जी ने वाराणसी के लोगों की लड़ाई को लड़ा और निरंतर अपना जो वोट प्रतिशत जो है वो लगातार बढ़ाते रहे, और जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा देश के प्रधानमंत्री जी का लगातार वोट प्रतिशत और लोकप्रियता को इन चुनावों में हमने तेजी से गिरते हुए देखा। आज उसी संसदीय क्षेत्र में जहां से देश के प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं, वहीं पर बैठकर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि हम संविधान बचाओ देश बचाओ एक अभियान की आज देश भर में शुरुआत कर रहे हैं। आज देश के 60 शहर, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगभग 60 जगह आज इस तरह की प्रेस वार्ता कर रही है। संविधान बचाओ देश बचाओ। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में और संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। जिस देश का लोकतंत्र खतरे में हो, संविधान खतरे में हो, संवैधानिक जो है संस्थाएं खतरे में हो, वो देश सुरक्षित नहीं हो सकता। और इसकी लड़ाई जो लड़ रहा है उसका नाम है श्री राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं। संविधान की प्रति उनके हाथ में अगर आप देख रहे होंगे मजबूती से संविधान में उसमें मिले हक अधिकारों की लड़ाई वो अकेले लड़ रहे हैं इस देश में। इसीलिए आज वो भाजपा के निशाने पर है। अभी हम लोगों ने गुजरात के अहमदाबाद में एक सफल जो है कांग्रेस का एक ऐतिहासिक जो है हमने अधिवेशन किया।
उसमें बहुत से फैसले लिए गए, आगे का रोड मैप तैयार किया गया और श्री राहुल गांधी जी ने तय किया कि गुजरात जाकर, अहमदाबाद जाकर, वहां जाकर सीधे इन्हें चुनौती देंगे और इन्हें बेनकाब करेंगे। बस उसी से बौखलाकर भाजपा ने अपने इन संवैधानिक संस्थाओं, जिसमें ईडी, जिसको हम आपराधिक वसूली मशीन कह रहे हैं, इलेक्शन, ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट, ईडी मतलब एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, वसूली केंद्र बन चुका है। आपके सामने ये पोस्टर हमने आज जारी किया है। कौन है ये चेहरे? क्या मामले थे उनके ऊपर? अजीत पवार के ऊपर सिंचाई घोटाला था, मामला ईडी की रेड, छापे 30,000 करोड़। कहां है अजीत पवार जी? भाजपा में है, महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। मामले का क्या हुआ? मामले खत्म कर दिए गए, बरी कर दिए गए। हेमंत बिस्व शर्मा पर शरद घोटाले का, चांदा घोटाला चिटफंड का आरोप लगे, रेड हुई, ईडी ने मामले दर्ज किए, लेकिन क्या हुआ? भाजपा में चले गए, असम के मुख्यमंत्री बन गए। मामले का क्या हुआ? खत्म, मामले खत्म, बरी। अशोक चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। आदर्श हाउसिंग घोटाला, ये भाजपा तांडव कर रही थी सड़कों पर इन नेताओं के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचारों को, इन सबको वो उठा रही थी। हमारी पार्टी में थे तब अशोक चौहान जी, हेमंत बिस्वा जी और अजीत पवार जी एनसीपी में थे। तब भाजपा तांडव कर रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, ईडी की रेड हो रही थी, संपत्तियां जब्त हो रही थी। आज क्या है अशोक चौहान जी? भाजपा में चले गए। मामले का क्या हुआ? मामला बंद, फाइल बंद, खत्म। नारायण राणे लैंड घोटाला कहाँ है? महाराष्ट्र में भाजपा में चले गए। छगन भुजबल कहाँ है? कौन सा मामला था? महाराष्ट्र सदन घोटाला, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले ईडी ने दर्ज किए, भाजपा में गए। भाजपा की वॉशिंग मशीन भाजपा में धुल कर सारे दाग भ्रष्टाचार के धुल गए और अब ये मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल, मुकुल राय, डीएस येदुरप्पा, नवीन जिंदल, इस सब पर भाजपा ने अपनी इसी सत्ता के दौरान ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई रेड, मामले दर्ज हुए। सोच रहा था सजाएं होंगी, भ्रष्टाचार किया है, जांच हो रही है, लेकिन जांच रुक गई और जेल जाने की बजाय भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर सबके सब भाजपा में शामिल। ये सच्चाई है इस भाजपा में। आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। नेशनल हेराल्ड कब का अखबार है? 1937 का। देश की आजादी से 10 साल पहले, देश आजाद होता है 1947 में, अखबार 1937 में बनती है। किस लिए बनती है? अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ आवाज मुखर करने के लिए, देश की आजादी में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश की, भारत मां जब गुलामों की जंजीरों में थी, उसे मुक्त कराने के लिए लड़ रहे थे, तब 1937 में पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई और देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 में एक कंपनी बनाई, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड करके, एजेएल। उसको काम सौंपा कि आप 3 अखबारें चलाएंगे और 3 अखबारें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में छपनी शुरू हुई। हिंदी के अखबार का नाम नवजीवन है, जो आज भी छप रही है। उर्दू की जो अखबार थी उसका नाम कौमी आवाज रखा गया, जो उस समय अखबार छपती थी, लेकिन अब सिर्फ ऑनलाइन है। तीसरा अंग्रेजी का अखबार, अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए कि झुकने वाले नहीं है, आजादी हमारा हक है, लिखकर रहेंगे, तो अंग्रेजी की नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाई और मुखर होकर इसमें आवाज उठानी शुरू की। जब ये अखबार चल रहा था तब आरएसएस थी या नहीं थी? आरएसएस कब बनी? 1925 में आरएसएस थी। आरएसएस क्या कर रही थी? आरएसएस अंग्रेजों की मुखबरी कर रही थी, देश के साथ गद्दारी कर रही थी। जब देश के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से लड़ने की एक अखबार चलाकर अपनी बात को रखने की बात कर रहे थे। 1942 में भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में इस अखबार ने अहम भूमिका निभाई। आर्टिकल लिखे जाने लगे, लोगों में क्रांति आनी शुरू हुई और उसी समय इस अखबार पर प्रतिबंध अंग्रेजों द्वारा 1945 में लगा दिया गया। अब ये तीनों अखबारें, कोई विज्ञापन अंग्रेजों की सरकार नहीं देती थी, कांग्रेस की बनाई हुई
ये अखबारें थी जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी। कांग्रेस ने तय किया हम इस अखबार को, तीनों अखबारों को चलाते रहेंगे। 100 किश्तों में 90 करोड़ रुपया किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। कैश दिया? नहीं, चेक में दिया। पूरी पारदर्शिता के साथ कांग्रेस ने इस अखबारों को चलते रहने के लिए तब से लेकर 100 किश्तों में चेक के माध्यम से 90 करोड़ दिया। ये कंपनी कर्ज में डूबने लग गई। मदद हम करते रहे कि अखबार चलनी चाहिए, ये देश की धरोहर है, ये अखबारें 1947 से चल रही है, ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए, चलनी चाहिए। और हमने इसको जिंदा रखने के लिए हर भरसक प्रयास किए और उन्हें दी कि अखबार का प्रिंटिंग रुके नहीं। आप भी पत्रकार हैं, आपको पता आपकी तनख्वाहें कहां से आती है? विज्ञापनों से आती है। आपकी अखबार छपनी है, आपके वेतन आने हैं, आपकी बिल्डिंग, आपका बिजली, आपका पानी, आपके बिल, आपके सब खर्चे कहां से निकलेंगे? वैसे इस अखबार के हर खर्चे को चलाते रहने के लिए, कर्ज से उभारने के लिए कांग्रेस ने इन्हें ऋण देना शुरू किया। अब ये जो अखबारें हैं कर्ज में डूबने लग गई। अब इन्हें कर्ज मुक्त करने के लिए यंग इंडिया नॉन प्रॉफिट एक कंपनी बनाई जाती है, कानूनी बनाई जाती है, कानून के दायरों में बनाई जाती है। और जितना कर्ज इन अखबारों के ऊपर था, एजीएल के ऊपर था, उस सारे कर्ज को अपने ऊपर ले लिया गया। कंपनी को जो हमारी धरोहर है उसको कर्ज मुक्त कर दिया गया और कर्ज अपने ऊपर ले लिया गया। इसके कौन बने शेयर धारक? इंडिया जो हमारी यंग इंडिया बनी, उसमें हमारे 2 नेता नहीं रहे, मोतीलाल वोरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी नहीं रहे। उसके बाद 2 डायरेक्टर और कौन रहे? श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बने। 2 सदस्य और हैं जिसमें सैम पित्रोदा और सुमन दुबे जी। ये 6 लोग शेयर धारक बन गए। इन्होंने जो कर्ज है उसे इक्विटी में बदलकर शेयर लेकर अपने पास। क्या वो शेयर को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, क्योंकि यंग इंडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वो अपने शेयर नहीं बेच सकते। वो एजीएल की संपत्तियों को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। कितनी संपत्तियां हैं एजीएल की? 5 संपत्तियां हैं। ये 5 संपत्तियां कहां हैं? दिल्ली, पंचकुला, मुंबई, लखनऊ और पटना, इंदौर में है। जिसमें से दिल्ली, पंचकुला, मुंबई, पटना और इंदौर की संपत्तियां जो है वो लीज पर है। वो मालिक नहीं है, वो लीज पर, वो बेच ही नहीं सकती। हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कहां है? फ्री होल्ड है। वो मात्र एक लखनऊ की संपत्ति है जो फ्री होल्ड है, जिसमें पूरी तरह मालिकाना हक तब भी और अब भी एजीएल का है। यंग इंडिया का इससे कोई लेन देन नहीं है। यंग इंडिया संपत्तियों को ना बेच सकती है, ना इसके शेयर को बेच सकती है, ना इससे कोई तनख्वाह ले सकती है, ना कोई तनख्वाह लिया है। 1 रुपए का लाभ शेयर धारकों ने यंग इंडिया के 1 रुपए का भी लाभ नहीं लिया है। और ये कहते हैं यहां मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। ये सरासर झूठ है, धोखा है, फरेब है। आज हम पूरे देश में भाजपा को बेनकाब करेंगे। मकसद क्या, क्यों कर रही है ये भाजपा? ये सब मकसद है कि श्री राहुल गांधी जी को डराना, उनके आगे बढ़ते कदमों को रोकना, उस लड़ाई को रोकना जो संविधान के लिए लड़ी जा रही है और देश को बचाने के लिए, उससे रोकने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। आज बताया जा रहा है कि एजीएल की जो संपत्ति है वो 5000 करोड़ की है। कोरा झूठ बोल रही है भाजपा मुद्दे से भटकाने के लिए। हमारा दावा है जो ईडी ने, हमने नहीं, ईडी ने कैलकुलेट किया और बताया कि एजीएल की कुल संपत्ति 413 करोड़, कुल संपत्ति 413 करोड़ है, जिसकी कीमत 5000 करोड़ बताया जा रहा है। ये एक कोरा झूठ है। और ये 413 करोड़ की प्रॉपर्टी क्या आज भी एजीएल की है? बिल्कुल, आज भी ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति का मालिकाना हक एजीएल के पास। 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता ने अदालत में मामला दर्ज किया। अफवाह कब की है? 1937 की। मामला कब पता लगता है कि चलिए उठिए एक मामला दर्ज कर देते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी 13 में भाजपा में खुश थे। भाजपा ने कहा मामला दर्ज करो, मामला दर्ज हो गया। और 2020 तक मामला चलता रहा, कुछ साबित नहीं कर पाए। अंत में क्या किया? सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में जाकर स्टे मांग लेते
कि मेरे इस मामले में कुछ भी नहीं था, 13 से 20 आ गया, मैं इस मामले को वापस लेता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2020 में मामला वापस ले लिया। वापस लेते ही भाजपा मैदान में कूद गई और भाजपा ने अपनी ईडी को पीछे लगा दिया, मामला दोबारा दर्ज कर लिया। ईडी ने भी मामला दबाव में दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद जो उसकी समय सीमा थी कि आपको कितने दिनों में मामला दर्ज करने के 365 दिन आपको चार्जशीट दाखिल करनी है। अगर आपके पास सबूत थे, सब कुछ था, 10 साल से आपकी सत्ता, सबूत आपके पास थे, तो आपको 365 दिन के अंतिम दिन, जिस दिन 365 दिन खत्म हो रहे थे, ऊपर से डंडा पड़ता है कि मामला दर्ज हो गया, चार्जशीट का अंतिम दिन है, अगर आज चार्जशीट नहीं हुई तो ये मामला खत्म हो जाएगा। क्या मुंह दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्या मुंह दिखाएंगे? ईडी पर दबाव और अंतिम दिन चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट पेश हो गई है। अंतिम दिन, सबूत तो पहले दिन ही करना था ना। 1937 की अखबार आज तक चल रही है, 85 साल से चल रही है, 10 साल से आपकी सरकार, करना था ना, कुछ था ही नहीं। अब हो गया है तो सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़नी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इजाजत के बिना आप ये मामले को चार्जशीट नहीं कर सकते थे। और इन्होंने दबाव में, जल्दबाजी में अंतिम दिन में मामला चार्जशीट कर दिया। और हम इस लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं, हम इस लड़ाई को राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे। हमारे मजबूत वकील, पहले ही दिन मुंह आकर गिरने वाला है ये मामला, क्योंकि इस मामले में कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग, 1 रुपए का लेन देन है ही नहीं। सिर्फ एक अखबार जो देश की धरोहर है, जिसने देश की आजादी में मुखर होकर अपनी बात को रखी, ये भाजपा संघ, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, उस अखबार के को बदनाम करना चाहते हैं, गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। अब आरोप क्या है, मैं आम भाषा में आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ। झूठ क्या है? यंग इंडिया ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को अधिग्रहण कर लिया है, उसको कब्जा कर लिया है, ये झूठ है। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजीएल जो थी वो आज भी वैसे ही है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो जिस रूप में थी उस रूप में है। उसकी जो संपत्तियां थी वो उसी की है, हमने सिर्फ उसका कर्ज लिया है अपने ऊपर। गांधी परिवार एजेएलएस से बहुत पैसा कमा रहा है, हमारा ये कहना है, पूरा दावा है, साबित नहीं कर पाएंगे कोर्ट में, कि इसके शेयरधारक सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी ने ना तो कोई लाभांश, वेतन या कभी भी 1 रुपया भी लिया है। अगर लिया होगा तो खाते में गया होगा ना, या आप सैलरी ले रहे हो, आप शेयर खरीद रहे हो, आप शेयर बेच रहे हो, आपके चेक आ रहे हैं, तो बैंकों में साफ ये ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए। हम चुनौती देते हैं, साबित कर दीजिए, आपके पास पूरे कागज है। श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने वित्तीय हेराफेरी किया, आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने 2002 से 2011 के बीच में एजीएल को 90 करोड़ दिया है, हमने दिया नहीं, हमने उस आजादी की धरोहर को बचाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ दिया है, लिया नहीं है। यंग इंडिया एजीएल की संपत्तियों का मालिक और उससे आय प्राप्त कर रहे हैं, हम उस संपत्तियों के मालिक सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हो गए, ये कहा जा रहा है। एक भी संपत्ति राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नाम पर नहीं है, वो एजीएल की थी, वो एजीएल की है, ये हम साबित करें। एजीएल के पास 5000 करोड़ की संपत्ति, झूठ, कोरा झूठ, भाजपा गुमराह कर रही है। इनके पास संपत्तियां मैंने आपको बता दिया है कितनी थी और कौन सी हमारी जो लीज पर है, कौन सी फ्री होल्डर्स की कीमत आज कितनी है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस नेताओं द्वारा गलत काम करने को साबित करता है। 15 में मामला चुनाव आयोग पहुंचा, 15 में मामला चुनाव आयोग पहुंचा, ईडी में भी पहुंचा, दोनों ने मामले को बंद कर दिया, चुनाव आयोग ने भी और ईडी ने भी, कहते हुए कि इस मामले में कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कुछ भी ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है और कोई भी राजनीतिक दल ऐड दे सकता है। आज मैं भाजपा से पूछती हूँ कि आप अखबारों में ऐड नहीं दे रहे हैं? आप तो दक्षिण भारत, जहां पर मलयालम तमिल बोली जाती है, वहां पर भी हिंदी में ऐड देते हैं, कोई पढ़े या ना पढ़े। अब आरएसएस की जो किताबें, जो अखबारें हैं, उनको आप ऐड देते हैं करोड़ों रुपए की, और वो ऐड सिर्फ देश में नफरत और हिंसा फैलाने के लिए देते हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि बिल्कुल कांग्रेस विज्ञापन देकर इन अखबारों में जो है कोई गलत गैर कानूनी नहीं कर रही।
ईडी ने यह मामला 2021 में दोबारा क्यों खोला है? कुछ साल बाद ईडी इन सब पर 11 साल रहने के बाद मोदी सरकार ने चार्जशीट करने को कहा गया, जो 9 अप्रैल को कर दी गई है। और आज 2015 से 25 तक 10 साल जांच। राहुल गांधी जी को बुलाया गया था लगातार 6 दिन, सोनिया गांधी जी को 2 दिन ईडी में बुलाया गया, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाए हैं। 2025 की चार्जशीट दोष साबित करती है। मैं आपको फिर बता दूं, 9 अप्रैल को ईडी चार्जशीट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है, 25 को पेश की है। बिल्कुल राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, पूरे देश की कांग्रेस उनके समर्थन में राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगी, और वो जो चार्जशीट पेश की गई उसकी कॉपी पत्रकारों के पास हो तो दिखाइएगा। हमारे पास किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि वो चार्जशीट में क्या लिखे ये ईडी तय नहीं कर पा रही है, और पीएमओ से बारी बारी पूछा जा रहा है कि चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। सार्वजनिक करेंगे तो घेरे में आ जाएंगे। यह एक निष्पक्ष कानूनी मामला है। यह कांग्रेस पार्टी को चुप कराने के लिए पुनर्जीवित किया गया एक राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। कुछ नहीं मिलेगा, समय बर्बाद किया जा रहा है देश का, संवैधानिक संस्थाओं का। सुप्रीम कोर्ट तक पर हमला बोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तक तो हम सहन कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे भी जो है वो हमला बोल दिया गया है। आपको मैं उदाहरण बताऊंगी। बाबा रामदेव, सुनिएगा, रुचि सोया 4000 करोड़ के कर्ज में, रुचि सोया कर्ज में डूबी हुई कंपनी को कौन खरीदता है? बाबा रामदेव का पतंजलि खरीदता है। खरीदते ही सरकार रुचि सोया का कर्ज माफ कर देती है, और उनके जो शेयर हैं वो हजारों से लाखों में पहुंचने शुरू हो जाते हैं। और जो कंपनी घाटे में थी, बंद हो रही थी, वो लाखों कमाने लग गई, क्योंकि वो अब रुचि सोया से पतंजलि हो गई। दूसरा मामला, मोदी सरकार ने वोडाफोन के 36,000 करोड़ माफ कर दिए। वोडाफोन निजी कंपनी है, एमटीएनएल को बचाते तो समझ आता, सरकारी कंपनियां बंद हो रही हैं कर्ज में डूबकर नहीं। आपने किसको? वोडाफोन 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया, यहाँ तक उसका मालिक खुद हो गए, और आज उसके जो है शेयर 22% से 48% हो चुका है। सो इतनी बार हुआ है कि कितनी डूबी हुई कंपनियों को। तो बात यह है कि ये सारा खेल देश को मुद्दों से भटकाने के लिए, राहुल गांधी जी को डराने के लिए, उनके कदम जो संविधान बचाने के लिए, उसे रोकने के लिए है। ये कदम रुकेंगे नहीं। हम भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाराणसी में बैठकर खुली चुनौती देने निकले हैं। दम हो साबित करके दिखाइए। 1937 का अखबार, 10 साल से अधिक आप सत्ता में हैं, एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए। आज भी चुनौती देकर जा रही हूं देश के प्रधानमंत्री जी, करिए साबित। चार्जशीट है ना, करिए साबित, लेकिन आप साबित नहीं कर पाएंगे। आप जजों को डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं, और आज हमें मालूम है कि किस तरीके से आप पूरे देश को, इन संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं। ईडी की सच्चाई यह है कि देश में अब तक 5000 मामले दर्ज हुए। ईडी ने कितने मामले दर्ज किए? 5000 मामले। इन 5000 मामलों में कितने मामलों में आरोप साबित हुए और सजा मिली? मात्र 24 मामलों में। 5000 मामले दर्ज और आरोप साबित होता है मात्र 24 बार। क्या प्रतिशत है आरोप साबित करने का? 1%। 100 मामले दर्ज हो रहे हैं और 1 पर आरोप साबित हो रहा है। और ये 100 मामलों में से 99 मामले किसके खिलाफ हैं? ये 100 में से 99 मामले विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं, और उसमें श्री राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी भी हैं। इस पे भी ईडी को जवाब देना चाहिए कि आप राजनीतिक दबाव में डराने धमकाने के लिए मामले तो एक के बाद एक दर्ज करते हैं, लेकिन आप साबित क्यों नहीं कर पाते? उसी तरह ये भी मामला साबित नहीं होने वाला, क्योंकि ये राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जो है वो लिया जा रहा है। हम आपसे साफ कह रहे हैं, पूरे देश में कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। पूरे देश की सड़कों पर हम निकलेंगे। हमने तय किया कि पूरे देश में हमारी जो है राज्य कार्यकारिणियों की बैठक है। उस बैठकों के बाद हर राज्य में रैलियां होंगी, संविधान बचाओ देश बचाओ। उन रैलियों के बाद हम हर लोकसभा, हर विधानसभा और सड़कों में अब इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। अगर हमने ये आंदोलन छोड़ा
तो देश की धरोहर, वो अखबारें जो अंग्रेजों की से लड़ती रही, जिनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है, हम नहीं होने देंगे। और हमने ठान कर निकल गए हैं, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम इस धरोहर को भी बचाएंगे, इसकी छवि को भी बचाएंगे, और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के पीछे हम पूरी ताकत बनकर न्याय का हक न्याय होने तक यूं ही खड़े रहेंगे। मैं आप पत्रकार साथियों को भी कहूंगी, भाजपा जिसके पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया और जो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को मिटाने पर आज तुली हुई है, वह स्वतंत्रता संग्राम और विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस पार्टी की भूमिका को कलंकित करने के लिए दुष्प्रचार का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के इस जीवित स्मारक को बदनाम करने की कोशिश की है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सर पे कफन बांध के, कमर कस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में निकलेगी, क्योंकि ये बात सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं है। ये हमला संविधान पर हो रहा है, ये हमला संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहा है। भाजपा डरी हुई है इस समय, और एक नेता राहुल गांधी से डरी हुई है। इनकी राहुल जी की सदस्यता रद्द की वायनाड से, आपको मालूम है, सांसद थे, अपनी सत्ता के दम पे राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी, सरकारी बंगला छीन लिया, सुरक्षा छीन ली, लेकिन उच्च अदालत ने न्याय किया। राहुल गांधी जी की सदस्यता लोकसभा की बहाल होती है, वो वापस संसद पहुंचते हैं, और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा उसी के बाद होती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा होती है, उसका परिणाम क्या होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारा लेकर निकले थे, अब की बार 400 पार। आपकी तानाशाही के रथ को अगर किसी ने देश भर में रोका और आपको बैसाखियों पर लाकर खड़ा किया है, तो उसका नाम है श्री राहुल गांधी। एक न्याय योद्धा बनकर श्री राहुल गांधी पूरे देश में और गुजरात में आज बैठ चुके हैं। श्री राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर जब श्री राहुल गांधी जी ने कहा, अमित शाह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर कि ये देश में आपके तानाशाही का रथ हमने रोका है, बहुमत के लाले पड़ गए बैसाखियों पर, अब हम आपको गुजरात में हराएंगे। और राहुल गांधी जी ने सिर्फ ये कहा नहीं, राहुल गांधी जी ने गुजरात में अपना क्या कहते हैं तंबू गाड़ लिया है, बैठ गए हैं वहां जाकर, और ये अब बौखला गए। यही बौखलाहट है, यही बौखलाहट है कि रोको राहुल गांधी को। अभी तो बहुमत से चूके हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पूंजीपति मित्रों को देश के खजानों से जो चोट पहुंचाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमें मालूम है आप एक के बाद दूसरी संवैधानिक पदों पर जाने के लिए अभी से सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कुर्सी खतरे में आ गई है, ताकि कांग्रेस जब सत्ता में आए। तो श्री राहुल गांधी जी ने अभी खुलकर कहा है, हम न्याय करेंगे, हम इन पे कार्रवाइयां करेंगे, हम नहीं देखेंगे कि वो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, क्या था। हम सत्ता में आते ही 10 साल नहीं लगाने वाले। आपने जो देश को आर्थिक चोट पहुंचाई है, देश की सरहदों पर ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है कहकर दुश्मनों से आपने समझौते किए हैं। हथकड़ियों में अमेरिका से हमारे बेरोजगार युवाओं को भेजा गया है। ये सब चीजें जो हैं, किस तरीके से कितने लाख करोड़ आपने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया है, इन सब की जांच होगी। और 10 साल नहीं 10 महीनों में कांग्रेस की सरकार होती जेल की सलाखों के पीछे। आप तो हमें नहीं कर पाए क्योंकि आपके आरोपों में दम नहीं था। हम आपको करेंगे, हम आपको जेल की सलाखों के पीछे करेंगे, क्योंकि आपने देश के साथ खिलवाड़ किया। जब तक कांग्रेस और गांधी परिवार की बात थी हम बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब बात सिर्फ गांधी परिवार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नहीं रह गई है। अब बात देश के संविधान पर आ गई है, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका पर आ चुकी है, और सीधा हमला बोला जा रहा है। आज हम चुप रहे तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियां, अपनी शहादतें, अपना खून इस मिट्टी को जो देकर सींचा है, जो वृक्ष लगाया है, उसकी जड़ें कमजोर होगी, जो हम नहीं देते। सो आज भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के साथ, मेरी महिला अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस की यहाँ जो हमारे शैला जी, अनिल जी, राजेश्वर जी, संजीव जी, अनुराधा जी, पूनम जी, सब हम कांग्रेस पूरे देश में निकली हुई है। ये एक प्रेस वार्ता नहीं है, ये गूंज
भाजपा की सत्ता को हिलाएगी। बिहार में इसी साल चुनाव है, कुछ महीनों में चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी जो बैसाखी बिहार की है, बिहार में सरकार गिरते ही आपकी दिल्ली में सरकार डगमगाने वाली है। आपको भीतर से भी चोट पड़ रही है, ये सब जानते हैं। वो भीतर से चोट कहीं और नहीं, उत्तर प्रदेश से और बाहर से भी जो चोट है, जो संविधान को आप चोट दे रहे हैं, वो लोग अब मुक्त कर दे रहे हैं। हम श्री राहुल गांधी जी के साथ, श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ, पूरी कांग्रेस का कार्यकर्ता दमखम के साथ इस देश को बचाने, संविधान को बचाने के लिए आज निकला है। मैं आप पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ और आपके सभी सवालों का नेशनल